हाय एवरीवन, क्या हालचाल है। आज हम करने वाले हैं रैंक, नलिटी और रेंज और नल स्पेस, जिसको हम कर्नल स्पेस भी कहते हैं। ये सारी चीजें करने वाले हैं एक सिंगल वीडियो में। और अगर अभी कहीं से भी ये टॉपिक तुम्हें नहीं समझ आया है, चाहे तुम कोचिंग में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आई विल ट्राई कि आज भैया ये टॉपिक को यहीं पे खत्म करके जाएंगे और साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि क्वेश्चंस करने से क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक है रैंक नलिटी थ्योरम। मतलब मेनली जो आज हमारा फोकस रहेगा रैंक नलिटी थ्योरम पर रहेगा, जिसके लिए ये बेसिस बनने वाले हैं। ठीक है, बेसिस मतलब यहां से हमारी जो चीजें होने वाली हैं वो स्टार्ट होने वाली। अब भैया ये एक बार ब्रीफ करके बता दो। डेफिनेशन तो आप चलो पढ़ा ही दोगे, एक ब्रीफ करके अगर आप बता दो कि ये रैंक वगैरह वगैरह क्या होता है तो मजा आ जाए। चलो आजा बता देते। मान लो सबसे पहले मैंने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर की। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है मैं लास्ट टाइम बता चुका हूं, जो कि कुछ ऐसी होती है कि अगर उसमें दो कोई भी कोऑर्डिनेट्स डालोगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बनने वाला। ठीक है, इसका काउंटर एग्जांपल हो सकता है साइन एक्स प्लस वाई, जो कि नहीं इक्वल होता साइन एक्स प्लस साइन वाई के। रेंज हमारे पास क्या होता है, रेंज स्पेस लिखेंगे इसे, रेंज स्पेस। अब रेंज स्पेस क्या होता है, मतलब मैंने कोई भी अल्फा डाला, ट्रांसफॉर्मेशन करनी चाहिए अल्फा की और मुझे मिल गया बीटा। वो हमारे पास क्या होगा, ये जितने भी ऐसे बीटा मेरे को मिलने वाले हैं दे विल कंट्रीब्यूट इन रेंज स्पेस। अल्फा कहां से आता है भैया, अल्फा आता है यू से, मतलब पहले वाले वेक्टर स्पेस से। याद रखना, वेयर यूएफ एंड वीएफ आर वेक्टर स्पेसेस। मैं भी बढ़िया से डेफिनेशन लिखाऊंगा ताकि भैया हमारे नोट्स तो एकदम ऐसे मक्खन बने। हाँ, तो परेशान नहीं होगा। ठीक है, रेंज स्पेस समझ आ गया। जितने भी ऐसे मेरे को बीटा मिलने वाले अल्फा डाल डाल के अलग अलग मैं यहां से एलिमेंट्स लूंगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन डालूंगा, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, जितने भी बीटा मिलेंगे दे विल कंट्रीब्यूट इन रेंज स्पेस। भैया रैंक क्या होता है, भैया ये रैंक क्या होता है। अब रैंक को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूं तो ये समझ लो, जो भी रेंज स्पेस की, ये जो भी रेंज स्पेस आएगा, इसकी जो भी डायमेंशन होगी, तो ऐसे लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। इसको रेंज स्पेस को ऐसे लिखा करेंगे। ठीक है, रेंज स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी इसकी डायमेंशन होगी उसे हम क्या कहेंगे, रैंक। ये समझ सा नहीं आ रहा, मतलब डायमेंशन कैसे निकालेंगे। डायमेंशन निकालने के लिए भैया तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो भी यहां पे लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स बनने वाले हैं उसका एक सेट बना लो। वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या होगा, वो इसकी बेसिस बनाएगा। और जो जितने एलिमेंट बेसिस में होते हैं वो किसमें, वो क्या होते हैं, वो डायमेंशन होता है। वो उस नंबर को क्या कहते हैं, डायमेंशन। दोबारा मेरे को पता है कंफ्यूजिंग है। रेंज स्पेस से तुम एलिमेंट्स निकालो, जो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट एक सेट बना लो, उसमें डाल दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स उसमें आएंगे जो कि जनरेट करेंगे पूरे रेंज स्पेस को, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। और किसको जनरेट करेंगे, रेंज स्पेस को जनरेट करेंगे, वो क्या बनाएंगे, बेसिस। और जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे उन्हें क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। उसी डायमेंशन को हम क्या कहते हैं, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। समझ आया, पक्का समझ आया। एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, दूसरा जनरेट करने चाहिए किसको, आरटी को, रेंज स्पेस को जनरेट करने चाहिए। ठीक है, और फिर क्या होंगे, वो बेसिस बना देंगे। और बेसिस के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। समझ आ गया। अब नल स्पेस क्या है भैया, अब नल स्पेस भी देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज होती है हमारे पास। इसको नल स्पेस या कर्नल स्पेस कहते हैं, नल या फिर कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तुमने कोई भी एलिमेंट डाला, आंसर हमेशा क्या मिले, 0। कोई भी एलिमेंट डाल लो, मैप किस पे हो जाए, वो 0 पे मैप हो जाए हमेशा। उन्हें हम क्या कहते हैं, वो किस में आते हैं, सारे के सारे वो किस में आ जाएंगे, सारे के सारे नल स्पेस में आ जाएंगे या फिर कर्नल स्पेस में आ जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, समझ आया। जितने भी ऐसे वेक्टर होंगे जिनकी मैपिंग का और ये 0 पे, दे विल बी इन दी नल स्पेस। अब भैया ये नल स्पेस तो आपने बता दिया, नलिटी क्या होता है, ये नलिटी क्या होता है। नलिटी हमारे पास होता है, जैसे इसमें तुम्हें बताया था, जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हुए वो कंट्रीब्यूट करेंगे रेंज स्पेस में, वैसे ही इसमें भी जितने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास वो कंट्रीब्यूट करेंगे नलिटी में। वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नलिटी।
ठीक है, ओवरऑल तो तुम्हें एक पिक्चर सी मिल गई होगी कि भैया नलिटी क्या होता है। नलिटी होता है हमारे पास जितने यहां वेक्टर होंगे। नल क्या होता है, जितने वेक्टर की मैपिंग का होगी जीरो में। रैंक क्या होता है, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। रेंज स्पेस क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जिनकी इमेजेस मेरे को मिल रही है नॉन जीरो, वो सारे के सारे रेंज स्पेस में आएंगे। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन भैया नोट्स भी सुंदर से बनाने हम, है ना। चलो, रेंज स्पेस, रेंज और रेंज स्पेस, पहली हेडिंग लिख लो आज की, रेंज और रेंज स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चल, साथ में लिखेंगे बढ़िया से एकदम। बोर तो नहीं हो रहे, बोर तो नहीं हो रहे ना। हाँ ठीक है, मजे से चिल होके करा करो चीजों को, ठीक है, फालतू में बोर नहीं होना है। रेंज और रेंज स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इफ यूएफ एंड वीएफ आर वेक्टर स्पेसिस एंड T from UF to VF is a linear transformation, then range of T, then range of T denoted by R of T, इस रेंज में कितने वेक्टर्स आने वाले हैं वो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। बट जितने भी वेक्टर्स हैं जिनकी यूनिक इमेज आ रही है बीटा, उन्हें हम क्या कहेंगे, रेंज स्पेस। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आर ऑफ टी और रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू यहां पे हमारे पास आ जाएगा अल्फा बिलोंग्स टू यू से अल्फा लेंगे और मुझे क्या मिलेगा, सच दैट टी ऑफ अल्फा इक्वल टू बीटा। जितने भी ऐसे टी ऑफ अल्फा बीटा पे मैप होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे रेंज स्पेस में, ठीक है। उस चीज को ध्यान रखना है, वो सारे के सारे कहां आ जाएंगे, रेंज स्पेस में। भैया ये बीटा कहां आएगा, ये बीटा आएगा भैया वी में, ठीक है। बीटा तो वी में आएगा ना यार। अच्छा मान लो जैसे हम फंक्शन में नहीं करते थे कि R से R2 पे जाना है, ऐसे मान लो, मैं जनरल वेक्टर स्पेस की बात कर लेता हूं। मान लो एक फंक्शन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, तुम्हें V2 से जाना है V3 पे, ऐसे मान लो, तो तुम्हें अल्फा यहां से लेना पड़ता था, जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो क्या आएगी वो बीटा यहां से मिलता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं, यही बेस बनाती है, ठीक है। चलो, बीटा बिलोंग्स टू वी, इस चीज का ध्यान रखो। एक छोटा सा नोट भी लिख लो कि अब तक अभी यही काम आ जाए। आरटी, रेंज स्पेस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन इज अ सबस्पेस ऑफ वी। चलो ध्यान से लिख लो। अगला लिखो रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रैंक तो समझ ही गए होंगे, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो जितने भी बीटा हमें यहां पे मिलेंगे, मुझे ऐसे कंफ्यूज ना करते हुए तुम्हें, मैं इसको थोड़ा सा डेफिनेशन को यहां पे ऐसे लिख लेना, बीटा बिलोंग्स टू वी सच दैट टी इज इक्वल टू दिस फॉर सम अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू यू। तो जितने भी ऐसे हमें बीटा मिलेंगे जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी अल्फा डालने पे, वो सारे के सारे बीटा का जो एक अगर मैं सेट बना दूंगा, उसे क्या कहते हैं, रेंज ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। लिख लो, रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना, ठीक है। उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद रैंक की भी डेफिनेशन लिख लो, सेम है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी, a transformation from is a linear transformation then dimension of a linear transformation या dimension of RT लिख लो, range space of transformation is known as rank of linear transformation। मैं चाहता हूं कि डेफिनेशन एटलीस्ट तुम ओरिजिनली लिखो, जो मेन बुक्स में भी तुम्हें मिलेंगे, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, इट इज डिनोटेड बाय रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, इट इज डिनोटेड बाय, अभी मेन बात तो मैंने लिखवानी है रैंक के बारे में, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय डायमेंशन ऑफ आरटी या फिर रो ऑफ आरटी या फिर रैंक ऑफ आरटी, एक ही बात है तीनों, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो तुम, क्वेश्चन में लिखा हो, ठीक है। अब यहां पे एक नोट लिख लो, इसके साथ भी नोट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से लिखना। इफ टी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, इफ टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज अ
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इफ बीटा इज इक्वल टू, एंड इफ बीटा रहने दो, इसको लिख लो, रेंज में जो हमारे पास एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं, अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा n, ऐसे ध्यान से लिख लेना। These are the elements alpha n is a basis of u of f, is a basis of u of f, then अगर वो बेसिस बना रहे हैं मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं और जनरेट भी कर रहे हैं u of f को, then r of t is equal to, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का ही हम यूज करा करेंगे, जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो इसी नोट से ही होंगे सारे के सारे। r of t is equal to लीनियर स्पैन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा 1, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा 2 अप टू सो ऑन ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा n। चलो शाबाश लिख लो। तो डायरेक्ट हम ये चीज यूज करने वाले हैं, इसलिए ध्यान से नोट कर लेना इसको, इसमें गड़बड़ मत कर देना नोट्स में, ये जो नोट लिखवा रहा हूं तुम। और क्वेश्चन बहुत 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 इजी है इसके, बहुत इजी, अभी कराऊंगा ना तो पता लग जाएगा, ऐसा हवा में नहीं बोल रहा हूं। चलो आ जाओ करें। उसके बाद लिखो नल स्पेस और कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नल स्पेस और कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी जल्दी लिखते हैं। वही हमारे पास u और f जो है दो लीनियर वेक्टर स्पेसिस हैं, u एंड vf आर वेक्टर स्पेसिस एंड t फ्रॉम uf to vf is a linear transformation, then null space और kernel space, null space और kernel of LT, linear transformation denoted by n of t is the collection of those vectors, is the collection of those vectors कहां से लेंगे, from u of f which are transformed to zero vector, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, which are transformed to zero vector of v, जीरो वेक्टर कहां से आएगा, v से। ये ध्यान रखना, जो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आता है उसे वो कहां आता है, v में आता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान से इस चीज का लिख लेना कि नल स्पेस क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से लिख लिया यहां तक। एक और चीज लिख लो नोट, नल स्पेस इज ऑल्सो अब सब स्पेस ऑफ v, नल स्पेस या ऐसे लिख लो n of t इज ऑल्सो अ सब स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ध्यान से लिख लेना। अब दोबारा मैं एक बार बता देता हूं कि अगर कोई भी एलिमेंट डालोगे तो वो कहां आ जाएगा, जीरो में आ जाएगा। मैं इसको लिखवा भी देता हूं, लिख लो कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू, कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू, ध्यान से लिखना है इसे, चल अल्फा बिलोंग्स टू यू सच दैट टी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। चल ध्यान से लिख लेना, ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन कहां हो जाए, जीरो पे, दोज आर इन कर्नल स्पेस। ध्यान से लिख लेना इसे, या इसे n ऑफ t भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखो नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, पहले रैंक लिखवा है, अब नलिटी लिखो ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान से लिखेंगे। ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन वही है, दोबारा से एक ट्रांसफॉर्मेशन है uf से vf, बार बार वही लिखे जा रहे हैं, जहां पे u और v वेक्टर स्पेसेस हैं, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन dimension of null space or dimension of null space or kernel of linear transformation is known as nullity of t, is known as nullity of t। तो मैं डेफिनेशन वही लिखवाने की ट्राई कर रहा हूं जो कि तुम्हें बुक में देखने को मिलेगी। ठीक है, ताकि उसमें एटलीस्ट कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो ध्यान से लिख लेंगे, इट इज डिनोटेड बाय गामा ऑफ टी या फिर नलिटी ऑफ टी। नलिटी ऑफ टी वाली जो नोटेशन है वो ज्यादा यूज होने वाली है, या फिर इसे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ एंटी, डायमेंशन ऑफ एंटी। इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे कि इसकी डायमेंशन क्या है। ठीक है, किसमें, कर्नल। अब ये कर्नल क्या होता है, बस एक चीज और लिख लो प्लीज, एक चीज और लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलते हैं और सारी चीजें समझ आएंगी। ठीक है,
एक लास्ट चीज लिख लो, दैट इज नोन एज रैंक नलिटी थ्योरम। मेरे ख्याल से ट्रांसफॉर्मेशन में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पावरफुल चीज मैं अब लिखवाने वाला हूं, दैट इज नोन एज रैंक नलिटी थ्योरम। इसका प्रूफ अभी नहीं करेंगे, प्रूफ करेंगे एंड में, जब हम सारे प्रूफ एक ही वीडियो में लाने वाले हैं। चलो, दैट इज नोन एज रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम हमें क्या कहती है? इफ यूएफ एंड वी ऑफ एफ आर वेक्टर स्पेसिस, वेक्टर स्पेसिस, ऐसे लिख लो, इफ UF is finite dimensional vector space and V of F is any vector space and T from UF to VF is a linear transformation, then ध्यान से लिख लेना, then rank of T, rank of a transformation plus nullity of a transformation। अभी जिन्होंने मेरी लीनियर अलजेब्रा की फर्स्ट सीरीज देखी थी उनको पक्का पता होगा कि ये मैंने थ्योरम पहले भी करा रखी है, लेकिन वो मैंने कराई थी मैट्रिसेस में। ठीक है, आई यहीं से ही है वो, आई यहीं से ही है वो। ठीक है, यहीं का स्पेशल केस वहां पे कराया था। दैट इज इट, कोई थ्योरी नहीं कराने वाला हूं इसके बाद में, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आप क्वेश्चंस होंगे, अब तुम्हारी मानी जाएगी, अब क्वेश्चंस होंगे, तो ध्यान से यहां तक नोट कर लो। मैं नीचे रब कर रहा हूं, इसको यहां तक नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लेना इसको, यहां तक कर लिया नोट। चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टी फ्रॉम, इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, टी फ्रॉम V2R, V2R से कहां पे है V3R, गिवन बाय इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। इसको मैं चाहता हूं कि तुम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रूव कर लो। इज अ, वो भी सिखा दूं मैं जो लास्ट वीडियो में सिखाया था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे प्रूव करते हैं कि वो लीनियर, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज अ ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय कुछ ऐसे गिवन है एक्स वाई जेड, और मैपिंग कहां पे हो रही है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी। देन फाइंड, देन यहां लिख लो, देन पहला पार्ट, क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं? दूसरा पार्ट अगर है तो इसका रैंक, इसका रेंज स्पेस बताओ। रेंज स्पेस बता दोगे तो तीसरा काम बताओ, इसकी रैंक बताओ। अगर रैंक भी बता दोगे तो भैया फोर्थ पार्ट बताओ, नलिटी बताओ। नलिटी बता दोगे तो फिर हमें, सॉरी नलिटी नहीं, नल स्पेस बता दोगे, कर्नल ऑफ टी बताओ, कर्नल ऑफ टी बताओ। ठीक है, या फिर एंटी बताओ। अगर ये बता दोगे तो फिर हमें नलिटी ऑफ टी बताओ, ये बताओ। और ये भी बता दोगे तो भैया लास्ट पार्ट, वेरीफाई रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम। चलो यहां तक नोट कर लो, फिर ये क्वेश्चन को करते हैं। जल्दी से नोट कर लो इसे, जल्दी से नोट कर लो, मैं ऊपर से रब कर देता हूं। सो एक चीज यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लेना कि यहां पे ए बी को मैप कर रहा है, इसमें एक्स वाई जेड को नहीं कर रहा। ठीक है, मेरे को यहां पे एक 2 डायमेंशनल वेक्टर लेना चाहिए था और यहां पे 3 डायमेंशनल लेना चाहिए था। बस थोड़ा सा चेंज कर लो क्वेश्चन में, और कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है तो लेट अस डू इट। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तुम्हें पता है अल्फा बीटा 2 वेक्टर उठाने पड़ते हैं यू से। यू यहां पे क्या है? V2R, मतलब 2 डायमेंशनल वेक्टर उठाने पड़ेंगे। हमें पता है 2 डायमेंशन कुछ ऐसे से होते हैं, A1 B1 और दूसरा क्या होगा? A2 B2। नहीं समझे? 2 वेक्टर कहां से उठाओ? पहले वाले में से। उसकी मैपिंग कहां आती है? दूसरे वाले में, 3 डायमेंशनल वेक्टर में। और यहां भी देख सकते हो 2D में डाला 3D मिल रहा है ना, 2 टपल डाला 3 टपल मिल रहा है, ऐसे याद रख लो। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? A T अल्फा प्लस B T बीटा। भैया इसे ही कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखना। दिस इज दी प्रूफ ऑफ, बस पहले तो मैं लेफ्ट साइड लेके चलूंगा, तो लेट्स सी क्या होने वाला है। A अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूं A1 B1 और बीटा की जगह मैं लिख सकता हूं A2 B2, A2 B2। ठीक है, उसके बाद
अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा A1 AB1 और दूसरा हो जाएगा, रुको कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम, हाँ यहां पे प्लस आएगा, यहां आ जाएगा प्लस BA2 BB2, ठीक है। उसके बाद T, इसको इसके साथ प्लस कैसे करते हैं, तो पहला एलिमेंट पहले वाले के साथ प्लस होगा AA1 प्लस BA2 सॉरी AA1 BA2, तो कोमा ये इसके साथ प्लस होगा तो AB1 प्लस BB2। यहां तक तो कोई घपला नहीं किया मैंने, ठीक। भैया ये वाली जो चीज है ये तो ऐसी सी नहीं आ गई, हाँ यार ये तो ऐसी सी लग रही है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन तो भैया हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। अरे इस पूरे को A मान लो, इस पूरे को B मान लो, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, चलो आधा लगा के देखते हैं। तो T ऑफ काफी बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन यार, है ना, कंपटीशन के लिए पढ़ रहे थे हम तो। भैया ये आप BSc वाला प्रूफ कराने लग गए, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन में करा देते, अगले में छोड़ देंगे, ठीक है, अगले में मान लेंगे, विश्वास कर लेना मुझ पे। सो हमारे पास इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहेंगे तो A प्लस बी, पहले दोनों को प्लस कर दो, तो लेट अस डू इट। दोनों को प्लस करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा A1 प्लस BA2, फिर दूसरे वाला प्लस कर दो AB1 प्लस BB2। कुछ गड़बड़ ना लग रही हो ध्यान से देख लेना। नहीं ठीक है, हाँ। कोमा दूसरे में क्या है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो AA1 प्लस BA2 माइनस AB1 माइनस BB2। और तीसरा क्या है, सिंपल B लिख दो, यहां पे देखो सिंपल B लिख दो तो याद आएगा AB1 प्लस BB2, दैट इज इट। थोड़ा सा सॉल्व तो करना ही पड़ेगा यार हमें, है ना, 3 डायमेंशनल वेक्टर है तो थोड़ी इज्जत इसकी करनी पड़ेगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, A कॉमन लिया इन दोनों में से तो आ जाएगा A1 प्लस B1, और अगले में से क्या कर सकते हैं, अगले में कर सकते हैं B कॉमन लिया तो बच जाएगा A2 प्लस B2। दूसरे में भी A कॉमन लो तो बच जाएगा A1 माइनस B1, और B कॉमन लोगे तो A2 माइनस B2, ठीक है। तीसरे में भी ध्यान से करना, तो तीसरे को ऐसे रहने दो A प्लस, ध्यान से देख लेना। अभी भैया मेन टास्क हमारा आ रहा है, इसमें से A को कॉमन ले लो, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, A कॉमन लिया तो ये बच जाएगा A1 प्लस B1, ध्यान से देख लेना ये वाला स्टेप, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। A1 B1 कोमा, इसमें आ जाओ A1 माइनस B1 कोमा, 3 टपल को मैं इकट्ठा कर रहा हूं तो ध्यान से देख लेना भैया। उसके बाद अपने के पास आ जाएगा, इसमें से A कॉमन लेंगे तो B1, ठीक है। उसके बाद कोमा, बाकी में से B कॉमन लो तो बच जाएगा A2 B2, A2 प्लस B, A2 प्लस B2, ठीक है। दूसरे में से लेंगे B कॉमन तो बच जाएगा A2 माइनस B2, और तीसरे में से कॉमन लेंगे तो B2। इस पर ब्रैकेट लगाने की हमें जरूरत नहीं, और फाइनली ये, ठीक है, आगे समझ। ये कहीं देखी सी नहीं चीज लग रही है, ये तो वही है, अगर मैं सिंपल A1 B1 डाल देता तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को मिलती, हाँ भैया ये तो वही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं A T ऑफ अल्फा। अल्फा क्या था, A1 B1, ये रहा A1 B1। अगर मैं A1 B1 डालता तो यही ट्रांसफॉर्मेशन को मेरे को मिलने वाली थी, अंदर वाली ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ भैया आप सही कह रहे हो, अगर आप अल्फा की जगह A1 B1 डालते तो यही ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है अकॉर्डिंग टू दिस। दिमाग तो तेज है भैया आपका शायद। प्लस सॉरी यहां पे ना प्लस आना चाहिए था, क्योंकि A प्लस B था ना, मेरे को यहां प्लस लगाना चाहिए था। प्लस B लिखा, ये ट्रांसफॉर्मेशन कब मिलती, जब मैं बीटा डालता, बीटा का मतलब A2 B2 डालता, तो यहां आ गया T ऑफ बीटा। भैया फाइनली दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो प्रूव करना था। अभी कहीं तो सोच रहा हूँ भैया ये क्या प्रूव कर दिया आपने, स्टार्टिंग यहीं से लेके चले थे आप, इतनी मेहनत कर दी, तो समझ आ गया यहां तक। अब अगला स्टेप क्या है, पहला तो प्रूव हो गया, यस पेपर में तो नहीं आएगा बट ठीक है, एक बार तुम्हें मैंने सिखा दिया कि अगर तुम्हें वो थ्योरी वाला एग्जाम लिखना तब भी तुम्हारे लिए हो जाए। अब निकालते हैं रेंज, रैंक, कर्नल, नलिटी वगैरह वगैरह वगैरह। इसको नोट करो यहां तक। सो आई होप कि यहां तक नोट कर लिया होगा सबने।
एकदम चमचमाता डस्टर भी लेके आ चुके हैं हम अपना। चलो क्वेश्चन तो नोट, क्वेश्चन तो रब कर ही दिया, बट मेरे को याद हो गया था तो घबराना नहीं। अब निकालते हैं रेंज ऑफ टी। रेंज ऑफ टी निकालने के लिए भैया तुम्हें सबसे पहले पता होनी चाहिए बेसिक। जैसे मैं स्टेप बताने वाला हूं वैसे याद रख लेना ताकि तुमसे कोई भी क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। अब लिख लो रेंज ऑफ टी कैसे निकाले। रेंज ऑफ टी निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें पता होनी चाहिए बेसिस ऑफ, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ यू ऑफ एफ। मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दे रखी थी ना, यू V2R से लेके V2R से लेके V3R की, इसकी स्टैंडर्ड बेसिस तुम्हें बतानी चाहिए। स्टैंडर्ड बेसिस होती है 1001 स्टैंडर्ड बेसिस। मैंने एक पूरा लेक्चर दिया था भैया ये स्टैंडर्ड बेसिस पे, नहीं पता तो एक बार देख लेना, ठीक है। वो प्लेलिस्ट पूरी अच्छी तरह बन रखी है, मैंने पूरी अरेंज करके रखता हूँ प्लेलिस्ट में, ठीक है। स्टैंडर्ड बेसिस अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की देखो तो 1001, और अगर 3 डायमेंशन की देखो तो 100,010,001, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहां पे स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V2R जो कि होने वाली है 1001। ध्यान से देख लेना, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो या इसको लिख लो देयरफॉर। याद करो अभी मैंने क्या बताया था, रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं। तो रेंज ऑफ टी में क्या आ जाएगा भैया, रेंज ऑफ टी में आ जाएगा इन दोनों की ट्रांसफॉर्मेशंस। वही तो आपने बताया था, वो बीटा आ जाता है इसमें, हाँ बिल्कुल से बीटा आ जाएगा इसमें, ट्रांसफॉर्मेशन 0 1 की। हाँ अगर इसकी कोई और बेसिस दी होती तो हम वो ले लेते, वरना हमें नहीं दी तो हमने स्टैंडर्ड ले ली। ध्यान से एक और बार सुन लो, अगर कोई बेसिस दी होगी तो उसे लेना है, नहीं दी होगी तो स्टैंडर्ड बेसिस हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। 2 और 3 डायमेंशन की। भैया ये क्या लिखा समझ सा नहीं यार, अरे वही तो मैपिंग जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, वो रेंज के ऐसे नहीं लिखा था अभी मैंने फॉर्मूला, कि यहां पे आ रहा था बीटा बिलोंग्स टू वी, ऐसा था बीटा बिलोंग्स टू वी, और सच दैट टी ऑफ अल्फा इक्वल टू बीटा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू यू, ऐसा करवाया था अभी स्टार्टिंग में, डेफिनेशन लिखवाई थी, स्किप करके आया क्या वीडियो, ठीक है। चलो लेकिन भैया इसका तो हम बता सकते हैं ये क्या है 10, कहां से बताएगा, अभी तो हमने किया था भैया यहां से वो ए बी, इसको मैप कर रहा था a प्लस बी, a माइनस बी और b पे। हाँ यार तू तो शायद, तो डालो इसमें a की जगह 1, b की जगह 0, तो हमारे पास आ जाएगा 1, 0, और इधर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 1, -1, 1। देख लो भैया a की जगह मैंने 0 डाला है, a की जगह 1 डाला, b की जगह 0, यहां पे a की जगह 0, b की जगह 1। देख लो इसमें यही ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी। और तुम प्रूव भी कर सकते हो, मैं नहीं प्रूव करने वाला, प्रूव भी कर सकते हो, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, करके देख लो, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने वाले। अब क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, a टाइम्स 1 1 0 प्लस b टाइम्स 1 -1 1। भैया ये क्या लिखा है आपने, ये मैंने लिखा है कि भैया ये क्या बनाने वाले हैं, इसकी बेसिस बनाने वाले, किसकी, रेंज स्पेस की। इसको यहां लिख लेना ब्रैकेट में, फॉर्म्स बेसिस ऑफ रेंज स्पेस। ये जब हम रैंक नलिटी थ्योरम का प्रूफ करेंगे ना, उसमें भी दिखाऊंगा कि ये बेसिस फॉर्म करते हैं, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है और रेंज स्पेस को जनरेट भी कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड बेसिस ली थी ना, स्टैंडर्ड बेसिस के कोरस्पॉन्डिंग हमारे को इसकी बेसिस मिल जाती है, समझ में। ये भी तो इसकी बेसिस ही थी ना, स्टैंडर्ड बेसिस के कोरस्पॉन्डिंग ही तो मेरे को यहाँ पे एलिमेंट मिल रहे हैं। अगर स्टैंडर्ड बेसिस से कोई एलिमेंट मिल रहा है तो वो इसकी भी बेसिस बनाएगी, ये प्रूफ भी करेंगे हम, ठीक है। सच दैट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो रियल से आएंगे क्योंकि फील्ड से लेते हैं हम कोई भी कांस्टेंट को, ठीक है। बढ़िया कर लिया हमने, रेंज स्पेस ढूंढ लिया, ये रहा रेंज स्पेस, पहला काम तो हो गया। भैया क्या डायमेंशन भी आप बता सकते हो, बिल्कुल बता दे। बेसिस में कितने वेक्टर हैं, 2, तो डायमेंशन क्या होगा 2, तो बढ़िया। या फिर रैंक ऑफ RT, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन बेसिस, वेक्टर्स इन बेसिस। तो ये थ्योरम याद रखना है, आपने दिमाग में कहीं पे पॉइंट ऐड कर लेना कि स्टैंडर्ड बेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से पॉइंट मिलेंगे वो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, जो कि होते हैं,
तो वो इसका भी बेसिस बनाएंगे। लिख लो ध्यान से, अच्छे से लिख लो कि ये बेसिस बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद लिखे आगे, चलो। अरे मैंने बताया तो थे कैसे होगा यार, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे चेक करते हैं, तुम करके भी देख लो अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो। इसको इक्वल टू 0 मान लो, फिर क्या करते थे, 0 इज इक्वल टू, इसको 0 0 0 मान लो। ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा अगर ए बी 0 आ गई, ए बी की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब ये है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जो कि है। करके देख लो, यहां आ जाएगा ए कोमा बी, सॉरी ए प्लस बी, यहां से दूसरा एलिमेंट आ जाएगा ए माइनस बी, तीसरा एलिमेंट आ जाएगा बी। कंपेयर करके देखो, ए और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ए और बी की वैल्यू 0 आ रही है, तो मतलब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो तभी ही 0 आ रहा है जब उसके कांस्टेंट क्या है, 0। ये किसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है भैया लीनियरली इंडिपेंडेंट की। डिपेंडेंट की क्या होती है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। बेटा बताई हुई है ये चीजें, जिसके सिर के ऊपर से जा रही है ना, थोड़ा सा पहले के लेक्चर भी देख लो, दिक्कत हो जाएगी। वरना अगर मान लो यहाँ पे अल्फा 1 C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 अप टू सोन Cn अल्फा n इक्वल टू 0, ये तभी इक्वल टू 0 हो अगर ये सारे के सारे कांस्टेंट 0 हो, तो ये कंडीशन होती है लीनियरली इंडिपेंडेंट की। अगर इसमें से एक भी नॉन जीरो आ गया ना कोफिशिएंट, तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। बता रखे हैं सारी चीजें, आज ही नहीं बता रहा हूं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी थे और इसके बेसिस भी बना रहे। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नलिटी की तरफ। तो पहले नल स्पेस निकाल लेते हैं या फिर कर्नल निकाल लेते हैं। तो नल स्पेस, नल स्पेस की मैं डेफिनेशन एक और बार लिख देता हूं कि एन ऑफ टी हमारे पास क्या होता है, दोज अल्फा बिलोंग टू वी सच दैट टी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, ऐसा बताया था अभी। या फिर यहां पे हम ये भी कह सकते थे इसको, दोज अल्फा बिलोंग्स टू वी सच दैट टी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0 0 0। लिख लो ध्यान से, अल्फा, ये अल्फा ही है ए बी, ठीक है। अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू यू, मैंने गलती करी, मेरी गलती, अल्फा बिलोंग्स टू यू, बी नहीं बेटा, वो स्टार्टिंग से लेते हैं, ठीक है, यहां से लेते हैं। अल्फा बिलोंग्स टू यू, यू का मतलब V2R, मैंने गलत लिखा था यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से एक बार थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना। हाँ तो ठीक है भैया, एक अल्फा ले लेते हैं बिलोंग्स टू V2R, जो कि हमारे पास अल्फा होने वाला है A1 B1, A1 B1। तो हमें पता है T ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, या फिर आप कह रहे हो T ऑफ A1 B1 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 0 0 के। तो ठीक है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें पता है, हाँ भैया अभी तो आपने बताई थी और कहीं लिखी भी होगी, कहीं नहीं लिखी है, वो स्टार्टिंग में लिखा था ना ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने क्वेश्चन में दिया था, वही अप्लाई करो यहाँ पे। A1 B1 पे तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस B1, A1 माइनस B1 और B1। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन बताया था तुम्हें वही तो है, T ऑफ A1 B1, T ऑफ A1 B1 इक्वल टू 0 0 0। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें बता रखी है, A1 प्लस B1, A1 माइनस B1 और B1। ठीक है, कंपेयर करो तो A1 प्लस B1 इक्वल टू 0, A1 माइनस B1 इक्वल टू 0 और B1 इक्वल टू 0। B1 इक्वल टू 0 है तो यहां से A1 भी 0 आ जाएगा, इसका मतलब A1 इक्वल टू B1 इक्वल टू 0। मीनिंग नल स्पेस में एक ही एलिमेंट हमारे पास आ रहा है 0 0। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 0 0, जो मैं लेके चला था, अल्फा की वैल्यू आ गई 0। तो नल स्पेस में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0 0, एक ही एलिमेंट है तो भैया इसकी, और वो भी 0 है, मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो खाली है, खाली है तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, इसका डायमेंशन हमारे पास आ जाएगा, इसका डायमेंशन हमारे पास आ जाएगा डायमेंशन क्या आ जाएगा, इसका डायमेंशन हमारे पास आ जाने वाला है 0, कोई डायमेंशन नहीं आएगा इसका, 0 डायमेंशनल स्पेस होगा। भैया रैंक नलिटी थ्योरम भी रह गई प्रूव करनी, वो भी करा दो। तो ठीक है, क्या था, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन, इज इक्वल टू डायमेंशन। ठीक है, यहां पे डायमेंशन u का लिख लेना, ठीक है, u का, जहां से ले रहे हैं चीज को। तो इसका आया था 2, इसका आया 0, इसका मतलब 2 वेरीफाइड।
अब एक चीज अगर मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें जो पहले मैंने रैंक नलिटी थ्योरम लिखवाई है, अगर वहां पे इसमें भी मैंने टी कर दिया है तो उसको भी वहां वी कर लेना, ठीक है। वी नहीं यार, यू। पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूं, मतलब कंफ्यूज नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा, तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा, चलती रहती है चीजें छोटी मोटी। तो डायमेंशन ऑफ यू के इक्वल आना चाहिए। डायमेंशन ऑफ यू हमें स्टार्टिंग में क्या दिख रहा था, V2R दिया था ना वो ट्रांसफॉर्मेशन में, V2, ये U है, ये V है, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने V3 दिया था। हमें इसका डायमेंशन देखना होता है जो कि 2 था, जो कि वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन एक थोड़ा बढ़िया वाला कराते हैं ताकि थोड़ा मजा सा आ जाए कि भैया हाँ हमने क्वेश्चन किया कोई आज। तो लिखो, U इज सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट U is set of all real valued function। बढ़िया क्वेश्चन है ये, set of all real valued function fx satisfying this b minus 1 होल क्यूब। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसके लिए आना चाहिए भैया तुम्हें, वरना नहीं होने वाला है क्वेश्चन। एंड और डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी करा चुका हूं बेटा मैं। u से कहां जा रहा है, R3 R। अब u के बारे में मेरे को ज्यादा कुछ पता नहीं है इसमें, हाँ रेंज का तो पता है, लेकिन भैया मेरे को u का नहीं पता यार क्या हो रहा है वहां पे। तो रेंज u निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। कैसे निकालते हैं बता दो। इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इस बार प्रूफ नहीं करना, तुम्हें दिया हुआ है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। गिवन बाय t ऑफ fx। अगर तुम इसके बीच में fx डालोगे, जिसके बारे में अभी हमें कोई नॉलेज नहीं है कि fx है क्या, अभी बताऊंगा। f ऑफ 0, f डैश ऑफ 0, 7f0 प्लस 3f डैश 0, देन फाइंड। वही हमें पता है 4 चीजें फाइंड आउट करनी होंगी। एन आर ऑफ टी, रैंक ऑफ टी, और एन ऑफ टी, और नलिटी ऑफ टी। चलो ये 4 चीजें निकालनी है। एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो क्या, या मैं ही कर रहा हूं? पॉज करके ट्राई कर लो जिसने पहले कभी टॉपिक किया हो, नहीं किया तो आ जाओ, चलो आ जाओ साथ में करते हैं। सबसे पहले तो भैया मेरे को देखना होगा कि fx है क्या मतलब मेरे को ये कहां से मिलते हैं, ये मेरे को मिलते हैं u से। तो भैया ये u में है क्या ये तो बताओ, तो वो निकालना पड़ेगा। तो d माइनस 1 होल क्यूब fx इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसके लिए बेटा तुम्हें सॉल्व करनी आनी चाहिए। सबसे पहला काम होता है इसके रूट्स निकालो, जो कि मेरे को दिख रहे हैं 1,1,1। तो यहाँ पे फाइनल हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आता है, रिपीटेड रूट्स के लिए c1 प्लस c2x प्लस c3x²। अगर जिसको ये नहीं समझ आ रहा है कहां से आ गए, तो भैया ये मैंने सारी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट कर रखी है, उसमें तुम देख लेना। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एक वीडियो होगी, उसमें देख लेना, मिल जाएगा तुमको। यहां तक कोई इश्यू हो तो बताओ, कोई इश्यू नहीं है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये मिल गया। अब तो u क्या है हमारे पास, u स्पेस को कैसे डिफाइन करो, u इज अ स्पेस ऑफ fx सच दैट fx इज इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x² e रेज़ टू पावर x। वेयर c1 c2 c3 कहां से आएंगे, रियल नंबर से, क्योंकि इसकी फील्ड क्या दे रखी है, रियल। तो c1 c2 c3 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। चलो यहां तक लिख लो अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर ये हमारे पास आ गया तो हमें पता है इसकी बेसिस क्या होगी। बेसिस हमें भैया बनानी आती है, बेसिस ऑफ u हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहला ये तो कांस्टेंट है, याद रखना है जो c1 c2 c3 है ये टपल्स, ये कोऑर्डिनेट्स है जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अरे वो जो नंबर होते हैं हमारे पास, जैसे कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखते हैं उसमें नंबर नहीं आते 2x 3y 4z, वैसे ही कुछ है। जो इसके साथ कोफिशिएंट है वो इसकी बेसिस बनाएंगे। पहला कोफिशिएंट e रेज़ टू पावर x, दूसरा है x e रेज़ टू पावर x, तीसरा है x² e रेज़ टू पावर x। दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ u। अगर हमें बेसिस पता है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, चाहे तुम प्रूव भी करके देख लो। प्रूफ कैसे करते हैं भैया लीनियरली इंडिपेंडेंट, तुम इसको इक्वल टू 0 रख लो, इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लो, इक्वल टू 0 रख दो। अगर उसके कोफिशिएंट 0 होने पे ही ये 0 बने, तब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जैसे अभी बताया था।
तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा भैया, डायमेंशन ऑफ यू हमारे पास आ जाएगा 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। मैं इसको प्रूव नहीं करा रहा हूं लीनियरली इंडिपेंडेंट, बट ये है, ठीक है, बता भी दिया इसका प्रूफ कि करना कैसे है। तो यहां तक नोट कर लो अच्छे से, मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है भैया, हमें निकालने रेंज। रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, रेंज निकालने के लिए भैया सबसे पहला हमारा काम होता है टी में इस एफ एक्स को डाल लो, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करो, फिर देखेंगे रेंज कैसे आएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा रब करना चाहूंगा, रुक जाओ मैं इसको एक बार रट लूं ट्रांसफॉर्मेशन को। हाँ ठीक है, टी में भैया ये एफ एक्स को डालो, जो भी एफ एक्स है, फिर देखते हैं इसकी रेंज कैसे निकालनी है। चलो आ जाओ साथ में करेंगे, मिलके करेंगे। टी में डाला एफ एक्स, तो टी में एफ एक्स क्या है हमारा, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर ई रेज़ टू पावर x, एक और ब्रैकेट इज इक्वल टू, ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ। पहले तो फंक्शन में जीरो डाल दो, अगर x की जगह जीरो डालोगे सारी जगह जीरो हो जाएगा, लेकिन ये c1 बच जाएगा, e की पावर 0 1 होता है, ठीक है। दूसरा लगाओ f डैश x लगाओ, f डैश x मतलब इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव करके फिर उसमें x की जगह 0 पुट कर दो। भैया डेरिवेटिव करेंगे क्या ये 0 हो जाएगा, नहीं 0 होगा क्योंकि इसके साथ e रेज़ टू पावर x भी है, तो मतलब c1 बचेगा। इसका लगाओगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके चेन रूल लगाओगे x और dx का, चेन रूल लगाने के बाद तुम्हें पता लगेगा यहां पे c2 बच जाएगा, ठीक है। अरे यार c2 x ex की डिफरेंशिएशन करना, c2 कांस्टेंट है, एक बार x ex प्लस में x की 1 हो जाएगा, x को 0 पुट करो तो 1 तो बच जाएगा ना, वहीं से लिखा हूं, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या आएगा, तीसरा हमारे पास है 7 टाइम्स f0, तो 7 मैं यहां पर साइड पर कर लेता हूं इसे, 7 टाइम्स f0, f वो दे रखा है उसमें 0 डालोगे तो बच क्या जाएगा, सिर्फ c1 बच जाएगा, प्लस 3 टाइम्स f डैश ऑफ 0, f डैश ऑफ 0 वहां से लिख लो, अरे यहां से लिखा था c1 प्लस c2, जो कि बन जाएगा 10 c1 प्लस 3 c2, डाल 10 c1 प्लस 3 c2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन तो मिली, बाकी तो काम बाद के हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मिल गई कि क्या थी। अब भैया रेंज स्पेस कैसे निकालें, तो रेंज स्पेस के लिए तुम्हें सबसे पहला काम क्या पता होना चाहिए भैया, मेरे को पता होना चाहिए स्टैंडर्ड बेसिस, क्योंकि इसमें कोई बेसिस, इसमें बेसिस दे रखी है रुको रुको रुको, इसमें स्टैंडर्ड बेसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें बेसिस दे रखी है तुम्हें। अगर बेसिस दे रखी है तो भैया कैसे निकालें हम, तो कैसे निकालें, अब देखो बेसिस इसमें दे रखी थी, जैसे पहले मैंने क्या किया था, वहां पे लिखा था स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ यू लिखी थी 1001, लेकिन यहां पे तो बेसिस दे रखी है, तो बेसिस यहां पे क्या गिवन है, बेसिस ऑफ यू। तुम कहोगे भैया एक ही बेसिस नहीं हुआ करती थी किसी भी सेट के, अरे नहीं, किसने कहा ये तुम्हें, नहीं होती एक बेसिस, बहुत सारी बेसिस हो सकती है, किसी भी एक सेट, किसी भी एक वेक्टर स्पेस की काफी सारी बेसिस हो सकती है अलग अलग, हाँ, लेकिन बेसिस में नंबर ऑफ वेक्टर सेम होते हैं, ये कराई हुई है मैंने सारी चीजें बेसिस एंड डायमेंशन में। तो इसका दे रखा है e रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर x, और तीसरा में दे रखा है x स्क्वायर e रेज़ टू पावर x। अब मुझे रेंज स्पेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आएगा t ऑफ e रेज़ टू पावर x, t ऑफ x e रेज़ टू पावर x, t ऑफ x स्क्वायर e रेज़ टू पावर x। भैया ये ना समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, बताते हैं दोबारा देखो। पिछले वाले में मैंने क्या किया था, वहां पे 1001 क्यों लिया था, क्योंकि भैया वहां पे हमारे पास कोई भी बेसिस नहीं गिवन थी तो हमने स्टैंडर्ड बेसिस ले ली। यहां पे बेसिस तो गिवन है ना यार, यहां तो बेसिस ही दी हुई है, ये मैंने अभी बताया था कि ये बेसिस फॉर्म कर रही है, अगर बेसिस दी हुई है तो इसको यूज करेंगे ना, इसको यूज करेंगे। टी ऑफ एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स की भैया क्या यहां पे बेसिस आप बताने वाले हो, क्या होने वाला है इसका ये बताओ, टी ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स। अब ध्यान से देखना, टी ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स की क्या बेसिस होने वाली है, लेट अस सी कि ये क्या बेसिस होने वाली है। चलो करेक्ट, चला सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास क्या होने वाला है, टी ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स के कोरस्पॉन्डिंग, तो लेट अस सी। भैया अगर हम टी ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स के कोरस्पॉन्डिंग देखना चाहें तो हमारे पास सिर्फ ई रेज़ टू पावर एक्स के साथ तो c1 ही था, ध्यान से समझना मैं क्या बोलने वाला हूं, सिर्फ ई रेज़ टू पावर एक्स के साथ क्या था c1, तो c1 के कोफिशिएंट देख लो, पहला है 1, दूसरा है 1, तीसरा है 10,
ध्यान से समझना मैं जो बोलने वाला हूं। टी ऑफ ई रेस टू पावर एक्स का मतलब है सिर्फ ई रेस टू पावर एक्स के कोफिशिएंट देखना है। ई रेस टू पावर एक्स के साथ कोफिशिएंट यहां पे क्या था C1, यहां पे C1 के कोफिशिएंट देख लो जो कि 1 1 10 है। दूसरा टी रेस टू पावर एक्स ई एक्स, इसके साथ क्या था C2, C2 के कोफिशिएंट देख लो क्या बनेंगे। C2 के भैया मुझे दिखाई दे रहे हैं 1, सॉरी पहले में है 0, दूसरे में है 1, तीसरे में है 3, 0 1 3, मेरा तो भैया ये आ रहा है 0 1 3। तीसरा देखो, तीसरा हमारे पास है C3, C3 के साथ क्या आ रहे हैं कोफिशिएंट, अरे इसके साथ क्या कोफिशिएंट है यहाँ पे C3, तो C3 के कोफिशिएंट देख लो, बाकी के नहीं देखने हैं। क्यों नहीं देखने भैया बाकी के, अरे बाकी तो है ही नहीं इसमें, नहीं समझे ना, नहीं समझे। ये लिया तो सिर्फ C2 के कोफिशिएंट देखे क्योंकि बाकी टर्म्स तो है ही नहीं, ई रेस टू पावर एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स वो तो है ही नहीं इसमें, तो सिर्फ इसके कोफिशिएंट देखे C2 के। तीसरा हमने देखना चाहा तो भैया C3 के कोफिशिएंट देखो, है ही नहीं, तो 0 0 0। अब ये रेंज स्पेस अगर हम देखना चाहते हैं तो आपने बताया था रेंज स्पेस में नल का क्या काम, 0 0 0 का क्या काम, तो इसको हटा दो, बाकी जो दो बचे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, बेसिस आ जाएंगे। बाकी जो हमारे पास आ जाएंगे वो क्या बनाएंगे, इसकी बेसिस, किसकी, R ऑफ टी की। तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ R ऑफ टी क्या आ जाएगा हमारे पास 2। चलो लिख लो, आगे चलते हैं नल स्पेस को डिफाइन करने के लिए। तो नल ऑफ टी हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना नल ऑफ टी क्या आने वाला है। नल ऑफ टी निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा नल ऑफ टी तुम्हें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट लो, ये जो ऊपर दे रखा है C1 प्लस C2x प्लस, या साथ ही लिख लो यार, इसे बार बार कंफ्यूजन हो रही है, C1 e रेस टू पावर x प्लस C2x e रेस टू पावर x प्लस C3 e रेस टू पावर x स्क्वायर e रेस टू पावर x स्क्वायर e रेस टू पावर x इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 0 0, इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 0 0। भैया ये मैप कैसे हो रहे हैं, ये मैपिंग मैंने आपको अभी अभी बताई थी, वो देखो ऊपर लिख रखी है, ये मैप हो रहे हैं C1 प्लस C2 10 C1 प्लस 3 C2। भैया ये कहां से आपने लिखा है, ये मैंने जो क्वेश्चन गिवन था उसके अकॉर्डिंग लिखा, वो था ना अभी क्वेश्चन F0 F-0 7 F0 प्लस 3 F-0, वहां से लिख रहा हूं मैं, कंपेयर करो इन्हें, तो मेरे को यहां से कंपैरिजन से दिखेगा कि एक एलिमेंट मेरे को मिल रहा है, कौन सा है, कंपेयर करोगे तो यहां से मेरे को दिखेगा 0 C1 की वैल्यू आएगी 0, पहला एलिमेंट कंपेयर किया, C1 की वैल्यू 0, C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, 10 C1 प्लस 3 C2 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0, 10 C1 प्लस C2, हाँ ठीक, यहां से पता चल रहा है C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 0, मतलब नल स्पेस के अंदर क्या है, 0 0 0। C1 C2 0 आ गए, मतलब नल स्पेस के अंदर क्या है, लेट अस सी। तो नल स्पेस में क्या बचा, C3 का क्या हुआ भैया, C3 तो बच गया, इसका मतलब नल स्पेस के अंदर हमारे पास क्या होने वाला है, ध्यान से देखेंगे तो मुझे ऊपर लिखना चाहिए, नल स्पेस के अंदर क्या बच गया, अगर सिर्फ 0 0 0 बचता तो भैया इसका डायमेंशन 0 आ जाता, लेकिन तुम खुद ही सोच के देखो, दो कोफिशिएंट हमें 0 पता लगे, C1 C2, तीसरा तो नहीं है, तीसरे को भैया इसके बीच में डाल दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा C3 x स्क्वायर e रेस टू पावर x, C3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट इज इट। एक एलिमेंट भैया इसमें आ गया तो यही इसकी बेसिस बनाएगा, और जो बेसिस बनाएगा उसे हम क्या कहते हैं, और जितने एलिमेंट बेसिस बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नलिटी, डायमेंशन ऑफ नलिटी, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, ठीक है, या इसे नलिटी भी कहते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा नलिटी ऑफ टी, जो कि आ जाएगा 1। नहीं समझ आया, आ गया समझ, C3 x स्क्वायर e रेस टू पावर x, एक ही एलिमेंट है भैया, आपने इसको 0 क्यों नहीं लिखा, मेरे को समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अरे यहां से देखना, यहां से C1 C2 0 आया, C3 के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते ना, C3 तो कुछ भी हो सकता, जरूरी है 0, नहीं भैया जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये बच गया तो डायमेंशन। अभी हम वो वाली करके देखते हैं थ्योरम को, रैंक ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ टी, सॉरी रैंक ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ यू। यू का डायमेंशन कितना आया था, 3, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, वेरीफाइड। तो
क्वेश्चन इजी है, इतना कुछ नहीं है, चार चार चीजें निकलवा रहा हूं तुम्हें एक क्वेश्चन में। अगर तुम्हें लग रहा है क्वेश्चन बड़े हैं तो बड़े नहीं है वो, बड़े नहीं है वो मैं चार चार चीजें निकलवा रहा हूं तुम्हें एक में से, इसलिए बड़े लग रहे हैं तुम्हें। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन लिखे। ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है R3 से R तक इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 to R3 to R3 is a linear transformation given by, पहले नहीं दे रखी थी ट्रांसफॉर्मेशन लेकिन एक इक्वेशन दे रखी थी, अब ट्रांसफॉर्मेशन ही दे रखी है x y z, और ये दे रखे हैं 2x प्लस 3y प्लस 5z, खुद से लिख देता हूं मैं 6x प्लस 7y माइनस z 2x y z, ये तीन दे रखे हैं। फाइंड, वही फाइंड करना है, देन फाइंड क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, हाँ क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन ही लिख रखे हैं एक्स वाई जेड के, 9 के प्रोडक्ट है 9 के स्क्वायर, देन फाइंड रेंज ऑफ टी नल हाँ रेंज ऑफ टी, नल स्पेस ऑफ टी, रैंक ऑफ टी और नलिटी ऑफ टी। तो शाबाश, ये फाइंड आउट करके देखो। ठीक है, ये कर देंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें अब रैंक निकालना आता है, हमें अब ये पता लग चुका है। तो सबसे पहले बेसिस दे रखी है क्या, इसकी बेसिस दे रखी है, नहीं दे रखी भैया, पहले दे रखी थी तो उसे जबरदस्ती यूज करना पड़ा, अभी नहीं दे रखी तो स्टैंडर्ड बेसिस ले लो, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ, अरे यार स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ टी, ये हमारे पास आ जाएगा 100, अभी अभी बताई थी, 3 डायमेंशनल है तो क्या बताई थी 010 ठीक है, बेसिस पता लग गई। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम हमारे पास क्या होता है, ये तो यू की बेसिस पता लगी ना। अब रेंज स्पेस कैसे निकालें, तो हमें पता है ट्रांसफॉर्मेशन 100 की, ट्रांसफॉर्मेशन 010 की और ट्रांसफॉर्मेशन 001 की क्या होने वाली है अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 डालेंगे तो 1 डालेंगे तो यहां 2, देखो यहां पे कितना आ जाएगा 100, तो 2, दूसरे वाले में कितना आ जाएगा 6, तीसरे वाले में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद यहां 010 डालो, x की जगह 0, बाकी की जगह x की जगह 0, z की जगह 0, y की जगह 1, तो आ जाएगा 371। तीसरा क्या आ जाएगा 5 -1 1, 5 -1 1, क्योंकि इस बार z की जगह डालना है। क्या ये इसकी बेसिस बनाएंगी, भैया बना सकती हैं अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हुई तो। क्या मैं एक बार चेक करके दिखाऊं लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, कैसे करोगे भैया, मैं करूंगा इसकी डिटर्मिनेंट से, डिटर्मिनेंट निकाल लो इसका 262 371 5 -1 1। अगर ये भैया 0 के इक्वल आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, ना आया तो बना देगा ये इसकी बेसिस। तो देखते हैं 2 × 7 1 7 माइनस माइनस प्लस 1 -6। आई होप कि सबको डिटर्मिनेंट निकालना आता हो, 3 - 5 + 2, ये बन जाएगा -3 -35, तो ये बन जाएगा 8 16 प्लस ये बन जाएगा 16 नहीं 12, ये लास्ट वाला बन जाएगा -70। तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो बेसिस बनाएंगे। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो बेसिस बना देंगे। चलो, तो रैंक कितना आ गया इसका, रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी हमारे पास आ जाएगा, जितने बेसिस में एलिमेंट होते हैं वो उसका डायमेंशन भी होता है, उसका रैंक भी होता है। ठीक है, मैं नीचे वाले को एक बार रब कर देता हूं ताकि मैं इसकी नलिटी पे जा सकूं। रैंक पता लग गया, रेंज पता लग गई, अब नलिटी रह गई, उसको भी फटाफट करते हैं एंड दैट इज इट। सिर्फ नलिटी रह गया है, उसको फटाफट कर लेते हैं। चलो, वैसे मैं नलिटी एक और शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकता हूं, मैं बता नलिटी निकालने का तरीका। नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, जो कि हमें पता 3 है ना, माइनस
रैंक ऑफ टी, ये हमें पता है कितना है 3, स्टार्टिंग से दिख रहा है, माइनस ये कितना लग गया 3, आंसर कितना आना चाहिए 0। ये तो बिना करे ही आ गया भैया, बट इसके वेक्टर्स भी तो पूछ सकते हैं यार वो, है ना, वेक्टर्स तो पूछ सकते हैं ना। चलो गलती हो गई भैया हमसे, यहां पे कितना था, नलिटी हमारे पास आ जाएगा, तो ये तुम्हें भैया खुद ही करना पड़ेगा ये लास्ट वाला पार्ट, क्योंकि हमसे हो गया रब। तो नलिटी के लिए हमें एक बात तो चलो पता ही है, अगर तुम टी एक्स वाई जेड डालोगे तो आंसर क्या आना चाहिए 0 0 0। ठीक है, यहां पे तुम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है इन एक्स वाई जेड की, तो ये आ जाएगी 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे जब 0 के साथ, दूसरी इक्वेशन बनेगी 6x प्लस 7y माइनस z इक्वल टू 0। बना तो तुम्हारा भाई लेगा, ऐसी बात नहीं है। 2 3 5 आया था, 6 7 माइनस 1 आया था, और अगला आएगा 2 1 1, तो 2x y प्लस z इक्वल टू 0। तेज तो है तुम्हारा भाई, ऐसी बात नहीं। 2 3 5 2 1 1, ठीक है। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इन तीन इक्वेशंस में तुम्हें प्रूव करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 0 0 आनी चाहिए। अगर वो 0 0 0 आ गई तो भैया उसके नलिटी में कितना एलिमेंट होगा, और नलिटी का डायमेंशन कितना होगा 0। ये तुम्हें प्रूव करना है आपकी 0 आ रही है नहीं आ रही एक्स वाई जेड की वैल्यू। ठीक है, निकालो, हो जाओ शुरू। ऑपरेशंस लगा लेना यार इसमें, वरना थोड़ा मुश्किल कर बैठोगे क्वेश्चन को, ऑपरेशन लगा लेना। ठीक है, चलो थोड़ा सा निकलवा ही देते हैं, ऐसे क्यों परेशान करूं अपने स्टूडेंट्स को। तो भैया एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन कराएं, इससे ज्यादा मेहनत होनी चाहिए तुम्हारी। 2x 2 6 2 3 7 1 5 माइनस 1 1, और साथ में तुम्हें पता है एक्स वाई जेड भी आता है। ठीक है, इक्वल टू 0 0 0। इसमें ऑपरेशंस लगाने हैं बस हमें। तो सबसे पहले इसमें से इसको माइनस कर लो, और इसमें से भी इसको कर लो 3 से मल्टीप्लाई करके। दो ऑपरेशन लगा रहा हूं R3 में, R3 माइनस के R1, और दूसरा लगा रहा हूं मैं R2 माइनस 3R1, जो कि हो जाएगा 2 3 5। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ढीट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। इसमें से इसको करोगे अगर 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके तो 9, तो माइनस 2। इसको इससे करोगे तो 15 और माइनस 16 करके देख लेना एक बार। ठीक तो है, 6 9, ठीक। यहां से यहां करोगे 0, इससे उसको करोगे तो माइनस के 2, इससे उसको करोगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 4। इसमें से इसको कर दो, लास्ट है बस। ठीक है, तो ऑपरेशन में लगा रहा हूं R3 माइनस R2। हाँ, इसमें हो जाएगा काम अपना 2 3 5 x। अब देखो मेरे को तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा क्वेश्चंस करने का, प्रैक्टिस ही करी है मैंने भी। मेरे को दिख गया भैया आ गया एक्स वाई जेड 0, और मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि अगर ये रो एक्लन फॉर्म में चेंज हो गई तो भैया आ जाएंगे। इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 12। आ गया, कंपेयर करना है जरा। 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये जो मैंने अभी एक इतनी जल्दी जल्दी बात बोल दी ना, ये उन स्टूडेंट का एकदम समझ आ जाएगी जो शुरू से फॉलो कर रहे हैं, कि जब भी ये रो एक्लन फॉर्म में चेंज हो जाए तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 0 0 आती है। दूसरा कंपेयर करो तो माइनस के 2y 16z इक्वल टू 0। तीसरा कंपेयर करें तो 12z इक्वल टू 0। यहां से z इक्वल टू 0, यहां से y इक्वल टू 0, यहां से x इक्वल टू 0। तो 0 0 0 मतलब नल स्पेस के अंदर या कर्नल ऑफ इसमें क्या है, एक ही पॉइंट है 0 0 0। मतलब इसका डायमेंशन क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस 0। तो हम पहले ही बता चुके थे कि 0 आना चाहिए था, लो आ भी गया। दैट इज इट, बढ़िया, एकदम मजा आ गया करके। आई होप कि तुम्हें भी उतना ही मजा आया हो जितना मेरे को आया है। सो 1 मिनट रुक जाओ बस, फिर तुम्हें अलविदा बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आने वाला है
नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास आने वाला है वो आएगा अभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे और भी बातें करनी है, क्योंकि अभी हमें क्लासिफिकेशन पे बात करनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, अभी थोड़ी चीजें आने वाली है, ठीक है। रिड्यूसिबिलिटी वगैरह वगैरह थोड़ी सी चीजें रह गई बस, उसके बाद दैट इज इट, मजा आ जाएगा। फिर उसके बाद कर लेंगे लीनियर अलजेब्रा पूरी कंप्लीट, उसके बाद तुम्हारी प्रैक्टिस रह जाएगी, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर करो एंड दैट इज इट। सो आई होप कि तुम्हें मजा आया हो लेक्चर देख के, जितना मुझे आया है। थोड़ा सा थक गए हैं तो हम चलते हैं, तुम अपने प्रैक्टिस करो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, ध्यान रखो, मिलते हैं, मेहनत करते रहो, बाय बाय।